नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का और आज हम बात करेंगे माफिया राज के खात्मे की। योगी सरकार में माफिया पर जिस तरह से एक्शन हुआ है उससे भाजपा की छवि साफ और विपक्ष को टेंशन हुई। इस कड़ी में बसपा बड़ा कदम उठा सकती है। खबर है कि बसपा बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकती है और ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि पार्टी अपनी छवि को साफ सुथरा बनाना चाहती है, जिससे 2022 के चुनाव में वो जनता का दिल जीत सके। हालांकि दूसरी ओर पिछले महीने मुख्तार के भाई सिबगतुल्लाह सपा में शामिल हुए, तो वहीं हाल ही में AIMIM में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि 2022 के चलते कौन दागियों से दूरी बना रहा है और कौन यारी निभा रहा है, इसी का जवाब जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माफिया पर सीएम योगी का एक्शन। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे से बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। विपक्ष को भाजपा की साफ छवि से टेंशन। बसपा बनाएगी मुख्तार अंसारी से दूरी। AIMIM के लिए अतीक जरूरी। दागियों को साथ लाना अखिलेश की भी मजबूरी। 2022 के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यही वजह है कि जोड़ तोड़ और पार्टी में शामिल करने से लेकर बाहर का रास्ता दिखाने की सियासी दलों में होड़ मची है। और बात जब किसी माफिया की हो तो सियासतदान बड़ी ही फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। एबीपी गंगा को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से बसपा दूरी बना सकती है और 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देगी। इतना ही नहीं, बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि पार्टी कुछ ही दिनों में मुख्तार को निकाल भी सकती है। इसके पीछे कुछ वजह भी सामने आ रही हैं, जैसे पार्टी की छवि सुधारने के लिए मुख्तार से बसपा दूरी बना रही है। मोहाली से बांदा जेल तक हुई किरकिरी से बसपा बचना चाहती है। बसपा को डर है कि भाजपा मुख्तार को विधानसभा चुनाव में मुद्दा बना सकती है। पार्टी मानती है कि मऊ सीट पर मुख्तार का दबदबा भी कम हो रहा है। पिछले 3 चुनाव में मुख्तार को 10,000 से भी कम वोटों से ही जीत मिली है। माफिया मुख्तार को लेकर बसपा की इस दूरी की वजह और ज्यादा समझनी हो तो आप विधानसभा के मानसून सत्र में दिए गए सीएम योगी के बयान को सुनिए। महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण दे करके उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक होड़ लगी थी उस दुर्दांत माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए, अभी भी लगेगी। चुनाव आ रहे हैं लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे से बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। माना जा रहा है कि योगी सरकार में जिस तरह से माफिया और बाहुबलियों पर एक्शन हुआ है उससे विपक्षी खेमे में खलबली है, क्योंकि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जनता के दिलों में प्रदेश सरकार की अच्छी छवि बन रही है। एक और बसपा है जो मुख्तार से दूरी बना सकती है, तो दूसरी ओर सपा है जिसने पिछले महीने मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्लाह अंसारी को पार्टी में शामिल किया। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी का ग्रैंड वेलकम खुद अखिलेश यादव ने किया। वहीं AIMIM भी दागी के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार है। अहमदाबाद की जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी की सदस्यता दिलाकर अतीक अहमद को क्लीन चिट भी दे दी। साथ ही ये तक कह दिया कि भाजपा में भी दागी कम नहीं। दागियों से राजनीतिक दलों का पुराना नाता रहा है, लेकिन जिस तरह से योगी सरकार में माफिया पर कड़ा एक्शन हुआ है उससे सियासी दल कशमकश में हैं कि वो जनता के बीच खराब छवि वालों को पार्टी में रखें या फिर बाहर का रास्ता दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो इस मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ी सियासी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंची हैं, तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। पहले जानकारी मिल रही थी कि रात तक पहुंच सकती हैं, लेकिन अचानक ये खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंच गई हैं। महत्वपूर्ण बैठक होनी है, उनका दौरा भी होना है 2 दिन का, लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंची हैं। जानकारी पहले आ रही थी कि देर रात तक पहुंच सकती हैं, लेकिन अचानक से वो पहुंची हैं लखनऊ। और अब किस तरीके का कार्यक्रम रहता है ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंची हैं। अचानक वो लखनऊ पहुंची हैं और हालांकि कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने हैं, लेकिन आज दोपहर में ही वो पहुंचेंगे इस बात की जानकारी नहीं थी किसी को, और तय वक्त से पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंची हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उनके लखनऊ पहुंचने के बाद सियासत में क्या हलचल होती है, किस तरीके की बातें सामने आती हैं, क्योंकि यात्राओं का दौर है, सम्मेलनों का दौर है। आज आम आदमी पार्टी ने भी चाणक्य सम्मेलन की बात कर दी है, तो क्या ऐसे में इन सम्मेलनों और यात्राओं का जवाब प्रियंका कुछ लेकर आई है? शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या जानकारी मिल रही है प्रियंका के लखनऊ पहुंचने को लेकर? अभी देखिए, प्रियंका गांधी का आज रात में आने का कार्यक्रम था, लेकिन इतना गोपनीय तरीके से वो यहाँ पर अचानक लखनऊ पहुंची हैं कि उन्होंने पार्टी के भी कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी प्रियंका के आने की। यहाँ तक कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हमारी, उनकी अभी बात हुई तो पता चला वो एक दूसरे जिले में कार्यक्रम में है, उनको भी जानकारी नहीं थी कि अचानक प्रियंका इस तरह से यहाँ पहुंच जाएंगी। कल से प्रियंका का 2 दिवसीय दौरा था, बैठकें थी, जिसमें बताया जा रहा था कि आज रात तक प्रियंका गांधी को यहाँ लखनऊ पहुंचना है, लेकिन अचानक से आज दोपहर लगभग 2:30 से 2:45 के बीच में वो यहाँ पर आई। करीब 2:45 बजे एयरपोर्ट से वो निकली है और बिल्कुल गोपनीय तरीके से प्रियंका गांधी का यहाँ पर आना हुआ है। बिल्कुल। और क्या अब कार्यक्रमों के बारे में कोई जानकारी शैलेश मिल पा रही है कि क्या कार्यक्रम रहेगा उनका? और देश फिलहाल ये बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो आवास है लखनऊ में कॉल हाउस, जहां पर उनको रुकती है आकर, बताया जा रहा है वहां जा रही हैं रुकने के लिए। और उसके बाद में संभव है, क्योंकि आज वो दिन में ही आ गई हैं, ऐसे में संभव है कि वो इसके बाद पार्टी कार्यालय भी आज ही आए और यहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात करें। लेकिन फिलहाल जो कार्यक्रम था, क्योंकि अचानक से उसमें पूरी तब्दीली हुई है, जिसके बारे में पार्टी के भी कई लोगों को नहीं बताया गया था, फिलहाल यही बताया जा रहा है कि अभी वो अपने आवास की तरफ जा रही है। शुक्रिया शैलेश, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। नजरें बनाए रखिएगा, फिर से आपसे जानकारी लेंगे। और चलिए सीधे मेहमानों को रुख करते हैं, और खबर यह है कि बसपा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी को बाहर का रास्ता दिखा सकती है, और माना जा रहा है कि माफियाओं के खिलाफ जो माहौल प्रदेश में बना है उसका ये असर हो सकता है। हमारे साथ सुरेंद्र मैथानी जुड़ गए, विधायक है भाजपा से, मनोज पांडे जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। विजय जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे, राजनीतिक कमेंट्स हम लेंगे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये छवि को साफ और शुद्ध करने की कोशिश है, या फिर वक्त की मजबूरी है? क्योंकि यही वो बसपा है और यही वो मायावती है जो मुख्तार को पार्टी में लेने के दौरान कह रही थी कि अब वो सुधरना चाहते हैं, अच्छे रास्ते पर आना चाहते हैं, भटक गए थे। ये मजबूरी है, क्योंकि मुख्तार के बड़े भाई सिगवतुल जो है वो सपा में जा चुके हैं, उनका बेटा चला गया है। अब मुख्तार औपचारिक रूप से ही बसपा में है, क्योंकि वो विधायक हैं और इसलिए वो भी बसपा में है। अब उनका चुनाव लड़ना बसपा से लड़ेंगे या फिर दूसरी पार्टी से लड़ेंगे, मायावती को इस बात को लेकर डाउट है। और बसपा में एक खास बात यह है कि जरा सा भी अगर मायावती को लगता है कि कोई पार्टी छोड़ के जाने वाला है तो उसको समय से पहले ही वो निकाल देती है जी। अभी लालजी वर्मा और राजभर को उन्होंने बाहर निकाला था, उनके ऊपर भी थोड़े आरोप थे कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है पंचायत चुनाव में। तो मायावती का ये स्टाइल है। अब मायावती इससे क्या संदेश देना चाहती है ये साफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि बसपा में जो पार्टी फंड की बात है, जो आमतौर पे मायावती जी कहती हैं कि हम अपने कमजोर जो हमारे कमजोर उम्मीदवार होते हैं उनको हम चुनाव लड़ने के लिए दूसरे मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत उम्मीदवारों से फंड कराते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि पार्टी से बाहर जाएगा, टिकट अगर चाहिए तो उस पर फिर से नए तरीके से बात होगी जी। तो बसपा की ये स्टाइल है और ये मजबूरी भी है और पार्टी की स्ट्रेटजी भी है। हालांकि उनको कोई बहुत गुरेज नहीं है कि उनके पास कितने मुकदमे हैं कितने नहीं हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने कहा कि ये वक्त की मजबूरी हो गई है। मनोज पांडे जी, जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में
माफिया के खिलाफ माहौल बन गया है या बनना चाहिए, या फिर ये बीएसपी का अपना निर्णय है, इस पर आप टिप्पणी कुछ करना चाहेंगे? देखिए, जहां तक राजनीति में अपराधीकरण का सवाल है, ये अपराधीकरण कहां से शुरू हुआ, इसकी आपको इसकी पृष्ठभूमि पे जानना पड़ेगा। और ये आज से नहीं, अगर आप देखें 40 साल के चुनाव में, तो चुनाव आयोग ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इस पर कई अपने वर्जन भी दिए हैं। कौन सी पार्टी आज दूध की धुली हुई है? जब मैं नहीं, ये आपने ही दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के 324 में 158 विधायकों के ऊपर जघन्य आपराधिक मुकदमे हैं। जब आप बात करेंगे अशोक चंदेल की, आप बात करेंगे बादशाह सिंह की, आप उन्नाव में उस बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बलात्कार की बात करेंगे, उसके पिता की हत्या की बात करेंगे, तो ये किस पर आप ये कह सकते हैं कि नहीं वो अपराधियों से दूर है? जहां तक अतीक जी का सवाल है, तो अतीक जी का आपने नाम लिया, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये दृश्य अभी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता भूली नहीं होगी कि अतीक अहमद जी को मंच पर ही माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने क्या बर्ताव किया था और मंच से नीचे उतार दिया था। अगर आप भूले नहीं होंगे तो नरेंद्र भाटी पर जब वो यात्रा लेकर के निकले थे अपनी रथ यात्रा 2012 में, तो नरेंद्र भाटी के लिए वही यात्रा में उन्होंने बयान दे दिया था कि उनको समाजवादी पार्टी में कोई स्थान नहीं है। तो तुलना करनी चाहिए और जो चीजें हैं आज वो सामने हैं। ठीक है, सुरेंद्र मैथानी जी, ये क्रेडिट तो बीजेपी लेती है और ये डंके की चोट पर ली जाती है कि जो भी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार कर रही है, उसकी वजह से सभी को शुद्धिकरण अभियान में जाना है। लेकिन जो सवाल मनोज पांडे जी उठा रहे हैं वो भी अहम है। देखिए अनिरुद्ध जी, अवधेश जी, एक तो सबसे बड़ी बात कि ये सारा अपराधीकरण जो पिछली सरकार में, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, इतना इन्होंने पूरी सरकार के साथ प्रदेश का अपराधीकरण कर दिया था कि जिसके आधार पर ही उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है। हमारे पास कौन सा ऐसा पैमाना है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये सरकार अच्छी और ये सरकार खराब? वो पैमाना है केवल जनादेश का। और जनादेश ने पिछली बार जिस प्रकार से जगह जगह जनता नारा लगाने लगी थी कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें समझो बैठा गुंडा, ये जनता जब खुद कहने लगी थी, तब हालात उत्तर प्रदेश के ऐसे हुए कि जिन्होंने इतने बड़े बहुमत से बिल्कुल नीचे ला करके खड़ा कर दिया सपा को, ये परिणाम था। और अब जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिस प्रकार से कानून व्यवस्था के आधार पर उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, जब इतने बड़े बड़े माफिया जो मुख्यमंत्री को बहुत छोटा समझते थे, जो कानून व्यवस्था को अपने से बहुत नीचा समझते थे, जो जिप्सी के ऊपर AK-56 AK-47 को लहराया करते थे, वो आज उत्तर प्रदेश में आने से घबरा रहे थे। उनको ये लग रहा था, व्हील चेयर पे आए थे, आपने देखा होगा, और उसके बाद जेल के अंदर ऐसे गए हैं जैसे उनकी जान बच गई हो और जेल के अंदर गए हों। इतना भय कानून का इन माफियाओं को। और पहली बार उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के राजस्व की भी वसूली हुई जो गरीब जनता को उत्पीड़ित करके, जवाब ले लेते हैं। और इन लोगों मनोज ने पांडे जी मुस्कुरा रहे हैं, शायद कुछ आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। मनोज जी, देखिए, जनादेश इस बात का पैमाना नहीं है। मैंने कहा कि बादशाह सिंह 4 बार विधायक हुए, अशोक चंदेल इनकी पार्टी में विधायक हैं, 4 बार विधायक हुए, अभी इस समय जेल में हैं। कुलदीप सिंह सेंगर 4 बार विधायक हुए। तो अगर जनादेश उनके साथ है तो अपराधी होने ना होने का इसका कोई पैमाना नहीं है। मैं इस बात का खंडन करता हूं। रही बात जो हमारे साथी नैथानी साहब कह रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं और बड़ा उनका स्नेह रहता है हमारे साथ, लेकिन इस चीज पर विचार करना चाहिए कि क्या आज जब माननीय चुनाव आयोग ने ये घोषित किया और ये एक रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के 158 विधायकों के ऊपर जघन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो इस पर भी उनको कुछ न कुछ सफाई देनी चाहिए। ठीक है, इसका जवाब लेंगे सुरेंद्र। ठीक है, मैथानी जी, देखिए अवधेश जी, जो भी जिन पर मुकदमे हैं, वो मुकदमे किस स्तर के हैं और मुकदमों पर क्या निर्णय आया है, जिन पर जो भी अपराध साबित हुआ है, हम जिस दल में कार्यकर्ता हैं, हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम विधायक हैं, हमारे ऊपर भी अगर कोई अपराधी हो जाए तो हमारी हिम्मत नहीं है, हम पर तुरंत कार्रवाई होगी, इस बात को हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल फिर ये भी उठता है कि कुलदीप सेंगर के रिश्तेदारों को बार बार क्यों दबे छिपे टिकट दिया जाता है और बाद में हल्ला मचता है तो उसको कैंसिल करना पड़ता है?
नहीं, देखिए ये कहीं कोई भ्रम की स्थिति हो सकती है। मतलब हम अगर किसी चीज में कहीं संगठन में स्थानीय स्तर पर, मैं अध्यक्ष रहा हूं, भली बात ही जानता हूं, अगर स्थानीय स्तर से कोई नाम चला गया और उसके ऊपर जानकारी नहीं दी गई, घोषणा हुई, ठीक है, इसके पीछे का राज विजय सर से समझ लेंगे कि क्या वाकई भ्रम हो जाता है या फिर हल्ला मचने के बाद भ्रमित करने की कोशिश की जाती है पार्टियों की तरफ से, इस पर भी आएंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप हमारे साथ तीनों मेहमान बने रहिए, फौरन हाजिर होते हैं। और सवाल यही है कि क्या माफिया के खिलाफ वाकई माहौल इतना बन गया है कि अब पार्टियों को उनसे तौबा करना पड़ रहा है, या फिर यह वक्त और सियासत की मजबूरी है? फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल आज की सियासत पर है। खबर सूत्रों के हवाले से यह है कि मुख्तार अंसारी को बीएसपी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। विजय उपाध्याय सर, जिस तरीके से चाहे हम सुरेंद्र जी की बात करें, मनोज जी की बात करें, सभी का यही दावा है कि उनकी सियासत का माफियाओं से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन प्रदेश का राजनीतिक इतिहास पढ़े हम तो कोई इससे अछूता दिखता नहीं। लेकिन जैसा कि अभी मैथानी जी ने कहा कि भ्रम की स्थितियां आ जाती हैं कई बार, तो ये वाकई भ्रम होता है या फिर ये जरूरत है? जरूरत अभी तक बनी रही है, अब हालात और समीकरण जनता की समझ बढ़ रही है तो स्थितियां भी बदल रही हैं। देखिए, कोई भ्रम नहीं होता है, ये कहना कि भ्रम होता है। मैथानी जी के अपने तर्क हैं, लेकिन जेल में रहते हुए 3 चुनाव लगातार मुख्तार अंसारी जीतता है तो जनता के निर्णय पर भी सवाल खड़ा होता है। और मुख्तार अंसारी जब कृष्णानंद राय हत्याकांड, जिसमें 7 साथियों सहित कृष्णानंद राय भाजपा के विधायक तत्कालीन, उनकी हत्या में जब बाइज्जत बरी हो जाता है तब भी कोई भ्रम नहीं होता है, वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। और जब किए जाते माफियाओं के द्वारा तो भी कोई भ्रम नहीं होता है, जनता सब जानती है। और इसीलिए जेल में रहते हुए लोग जीत जाते हैं। इसीलिए अभी कई ऐसे इलाके हैं जहां दबदबा है माफियाओं का और वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा सरकारी सिस्टम है वो भी माफियाओं से डरता है, तो वो जनता के कामकाज आसानी से करता है। इन माफियाओं के फोन करने पर, सामान्य अच्छे विधायकों के फोन करने पर अधिकारी सुनते नहीं ठीक से। इसलिए जनता को लगता है कि बेहतर तो यही है, कम से कम हमारा काम हो जाता है और दूसरा लोग डरते भी। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में 1985 सर, एक संक्षेप में जवाब चाहेंगे, क्या बसपा अगर ये कदम उठाती है तो इसका कुछ फायदा मिलेगा बसपा को? नहीं, देखिए, बसपा को इससे न बसपा को कोई फायदा होने वाला है, न कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी को कहीं टिकट नहीं मिलेगा तो फिर बसपा से टिकट ले लेंगे और वो फिर से हाथी चुनाव निशान पर जेल में बैठे हुए चुनाव लड़ेंगे। ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी अगर विधानसभा चुनाव के दरमियान। बिल्कुल। मनोज जी, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई को भी आपने शामिल किया, आपको लगता है कि अगर मुख्तार से किसी का नाम जुड़ा है, वो आपके दल में आता है, माहौल बना है माफिया के खिलाफ, तो उसका नुकसान हो सकता है, या आप मानते हैं कि उनसे कोई ताल्लुक नहीं? देखिए, स्वतंत्र भारत में भारत का एक अटूट, महान और बहुत मजबूत भारत का संविधान है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी आर्टिकल में कोई ऐसी धारा और कोई ऐसी व्यवस्था कानून में नहीं है कि अगर किसी परिवार का एक व्यक्ति अपराधी है तो आप पूरे परिवार के व्यक्ति को सजा देंगे। बिल्कुल, पूरे परिवार को सजा नहीं मिल सकती। एक बड़ी खबर आ रही, इसलिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाई गई है। 8 अप्रैल को सिविल कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है। हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के जो सर्वेक्षण होना था उस फैसले पर रोक लगाई है। दरअसल 8 अप्रैल को सिविल कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था, लेकिन सिविल कोर्ट के इस आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, क्या कुछ हाईकोर्ट ने अपने फैसले में, अपनी टिप्पणी में कहा इस मामले को लेकर? देखिए, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के थे, 8 अप्रैल को उन्होंने जो एएसआई से खुदाई कर सर्वेक्षण किए जाने का आदेश दिया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस आदेश के अमल होने पर 2 हफ्ते तक के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ साथ सिविल कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उस सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। सभी पक्षों से जवाब मांगा है, 2 हफ्ते के अंदर सभी पक्षों को जवाब देना होगा और जब तक अगला कोई आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं होता है तब तक सारी प्रक्रियाओं पे और पुराने जो भी आदेश है निचली अदालत के, उन पर रोक रहेगी।
यानी ये कहा जा सकता है कि जो मस्जिद पक्ष से जुड़े हुए पक्षकार हैं उनको फौरी तौर पर कुछ दिनों के लिए राहत मिल गई है। क्या कुछ होगा इस पर अंतिम निर्णय वो बाद में आएगा। बिल्कुल, किस तरीके की अमोइन वहां पर दलीलें रखी गई और जो वाराणसी के कोर्ट ने फैसला दिया था उसको लेकर क्या तर्क पक्ष और विपक्ष की तरफ से रखे गए? देखिए, जो मुस्लिम पक्ष थे दोनों, चाहे वो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हो चाहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, उसकी तरफ से सबसे बड़ी दलील ये दी गई थी कि जब देश आजाद हुआ था उसके बाद ये तय किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी धार्मिक स्थल की जो भी स्थिति है वो उसी स्थिति में माना जाएगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा और इस मामले में अदालतों पे भी कोई बड़ा फैसला नहीं होगा जब तक कि वो तर्क संगत ना हो। तो इसी आधार पर जो है, जो निचले की अदालत थी उसके फैसले को जिला जज के यहाँ चुनौती दी गई थी। जिला जज में के यहाँ मामले की सुनवाई चली रही थी। तब तक जो है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने, जो सिविल जज के थे, 8 अप्रैल को यह आदेश जारी कर दिया था। जो मुस्लिम पक्ष को मंजूर नहीं था उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने फिलहाल सभी आदेश पर, सभी सुनवाइयों पर 2 हफ्ते तक के लिए रोक लगा दी है। यानी जो मस्जिद का खुदाई का काम होना था, सर्वेक्षण का काम होना था, वो अगले आदेश तक रुका रहेगा। अदालत इस मामले में अंतिम निर्णय बाद में लेगी। बाद में दोनों पक्षों का जवाब दाखिल किया जाएगा, दोनों पक्ष नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करेंगे, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला आएगा। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।